हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग लॉकडाउन में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे लास्ट वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जिसमें आप बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, मतलब एक चार्ज रिंग के कारण किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम स्टडी करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ imaginary curve which shows the direction of electric field when we draw a tangent at its point। इतना क्लियर हुआ? क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक इमेजिनरी कर्व होती है। अगर उस पर अपन कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो किसको शो करता है? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक मैं नेगेटिव चार्ज लेके चलता हूँ। अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है? नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू द नेगेटिव। अब इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो ये जो टेंजेंट है वो किसको शो करेगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसी इमेजिनरी कर्व होती है जहां किसी पॉइंट पे अपन अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता है? शो करता है। इतना क्लियर हुआ? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें सबसे पहले देखिए सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से क्या होता है? आउटगोइंग होता है। मतलब रेडियली क्या होता है? आउटवर्ड होता है। ये दिमाग में बैठा ले, पॉजिटिव से क्या होता है? स्टार्ट होता है हमेशा, मतलब आउटगोइंग फ्रॉम पॉजिटिव। या लिख सकते हैं यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। इतना क्लियर हुआ? सेकेंड, सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा? तो नेगेटिव के लिए याद रखिए इनकमिंग। नेगेटिव हमेशा क्या होता है? इनकमिंग होता है, मतलब रेडियली इनवर्ड्स। तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? इस तरीके से। तो ये हो जाएगा रेडियली इनवर्ड्स, इनवर्ड। इतना क्लियर है? पॉजिटिव से आउटगोइंग, नेगेटिव पे इनकमिंग। टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, जब दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेके चलेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? दोनों अगर इक्वल है, मान लो एक की वैल्यू Q1 है और दूसरी की वैल्यू Q2 है, दैट इज Q1 इज इक्वल टू क्या लेके चल रहे हैं? Q2। तो दोनों अगर इक्वल होंगे तो इनका पॉइंट चार्ज कैसा होगा? इनका जो लाइन होगा वो कैसा होगा? इस तरीके से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से होगा। और चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा? ये आउटवर्ड दोनों से इस तरीके से। ठीक है, यस। अब इनके सेंटर पे एक पॉइंट मिलेगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इस पॉइंट को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। इतना क्लियर हुआ? और ये अगर मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r1 लेके चलते हैं और ये डिस्टेंस क्या लेके चलते हैं? r2। तो यहाँ पे r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r2, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया? पॉजिटिव के लिए, क्योंकि दोनों में रिपल्सन होता है इसलिए कनेक्टिविटी क्या होगी? यहाँ पे क्लियर नहीं होगी इनकी। ठीक है, कनेक्ट नहीं होगी। समझ में आ गया? अब आगे फोर्थ, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट मतलब एक प्लस दूसरा माइनस। अगर ये प्लस क्यू होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। ये प्लस क्यू तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। तो इसमें देखिए स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव, इस तरीके से होगा। और भी लाइंस इस तरीके से जाएंगी, तो इस तरीके से आगे लाइंस होंगे ऐसे। तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगी? इनकमिंग। और पॉजिटिव के लिए क्या होगी? आउटगोइंग। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब इनके इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा? इनका टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगे। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे, टू अनइक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। टू अनइक्वल मतलब मान लो यहाँ पे एक Q1 लेके चलते हैं और दूसरे क्या लेके चलते हैं? Q2।
अनइक्वल ले सकते, Q1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा Q2। तो Q1 अगर ग्रेटर देन Q2 होगा तो इसका इफेक्ट ज्यादा दूर तक होगा, इस तरीके से ऐसा होगा, और Q2 का इफेक्ट कम डिस्टेंस तक का होगा, इस तरीके से। दोनों पॉजिटिव इसलिए आउटगोइंग आउटवर्ड्स है ना, और नेगेटिव पे क्या होता है इनवर्ड्स। तो इनका जो नेट्रल पॉइंट होगा वो कहाँ मिलेगा, नियर Q2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट ज़्यादा दूर तक है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट जो होगा जहाँ पे क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब यहाँ पे अगर इस डिस्टेंस को R1 लेते हैं, इस डिस्टेंस को क्या लेते हैं R2 लेते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा R2। तो ये किसके लिए हो गया, टू अनइक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना, यहाँ पे फिफ्थ हो गया ये। नेक्स्ट सिक्स्थ में देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो पैरेलल प्लेट मतलब दो प्लेट्स लेंगे, एक प्लेट्स को अगर पॉजिटिव देते तो इंडक्शन के कारण सेकंड में क्या होता है नेगेटिव आ जाता है। तो इनका फील्ड लाइन कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। इतना क्लियर हुआ। तो ये किसका हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ से देख लीजिए, पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव रेडियली इनवर्ड्स। टू इक्वल है तो एक पॉइंट मिलेगा, जो कौन सा पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज है तो पॉजिटिव से आउटवर्ड एंड नेगेटिव पे इनवर्स, इस तरीके से कनेक्टिविटी हो जाएगी। टू अनइक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, तो Q1 का जो फील्ड है वो ज़्यादा दूर तक इफेक्ट देगा, जिसके कारण से जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा, नियर Q2 मिलेगा। इतना क्लियर है। आगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इस तरीके से क्या बनेंगे, इसके फील्ड लाइंस बनेंगे। इतना क्लियर है। तो ये था फील्ड लाइन ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये अपने को जानना है, बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, और नेगेटिव पे जाके क्या होती है, एंड हो जाती है। इस तरीके से अपन पढ़े अभी, है ना। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में जाके क्या होती है, एंड हो जाती है। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव में जाके एंड हो जाती है। बट नेगेटिव से पॉजिटिव वापस आती है क्या, नहीं आती, इसलिए ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी। ये क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है। कंटिन्यूअसली यहाँ से क्या होती है, निकलती है और नेगेटिव में जाके क्या होती है, एंड हो जाती है। कभी भी सडनली वो ब्रेक नहीं हो सकती। समझ में आ गया। तो ये कंटिन्यूअस क्या होती है, कर्व होती है। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्फीयर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो स्फेरिकल सरफेस से कैसे निकलती है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड होने के बाद वो जो कैसे किस तरीके से आउटवर्ड होगी, परपेंडिकुलर, मतलब कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे ही होती है। तो इस तरीके से अगर इनवर्स होती है नेगेटिव पे तो इस पे भी कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। मतलब स्टार्ट कैसी होगी, परपेंडिकुलर, और एंड कैसी होगी, परपेंडिकुलर। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर से पास नहीं होती, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इतना क्लियर है। जैसे लाइटनिंग होती है ना, बिजली कड़कती है तो अपन बोलते हैं कार से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक जब लाइटनिंग जो होती है, थंडर जो होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी गिरती भी है तो चार्ज जो रहता है वो कहाँ रहता है, कार के आउटर सरफेस पे होता है, क्योंकि इनसाइड फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए अंदर में अपन क्या रह सकते हैं, उसके सेफ रह सकते हैं। समझ में आ गया। इसलिए कभी भी खुले जगह पे अपने को नहीं जाना चाहिए जब लाइटनिंग या ठंडर हो रही है। किसी पैक सिस्टम के अंदर अपने को होना चाहिए, कार के अंदर हो तो कार के अंदर ही रहो, है ना। तो ये ज़्यादा सेफ होता है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू अ डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किससे पास होती है, डाइलेक्ट्रिक से पास हो सकती है, बट किससे पास नहीं होती, कंडक्टर से पास नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। Electric field line never cross to each other because if two lines intersect at any point, then two tangent can be drawn at that point. Means there may be two direction of electric field which is not possible. समझ में आया क्या बोला मैंने। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है
एक दूसरे को क्रॉस करती है, जैसे इस तरीके से क्रॉस करती है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो अगर क्रॉस करेगी तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे यहाँ से, एक तो इसके लिए हो जाएगा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला इसके लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शन हुए, एक पॉइंट्स पे टू डायरेक्शन, और एक पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसको याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये क्वेश्चन पूछता है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, तो आपको आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अपने को एक रिंग लेना है, रिंग से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अपने को क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। चलिए सबसे पहले वी टेक अ रिंग, इस तरीके से, इस सेंटर ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस x we take a point P where we have to find out intensity of electric field। इतना क्लियर हुआ? इसके सेंटर से x डिस्टेंस से मैंने एक पॉइंट P एज्यूम किया जिसपे अपने को क्या निकाला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, रेडियस ऑफ द रिंग इज स्मॉल r, अपन इस रिंग की रेडियस क्या लेके चलते हैं, स्मॉल r लेके चलते हैं। इतना क्लियर है? चलिए देखिए, अब सबसे पहले यहाँ P पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, चार्ज चाहिए। तो हमने वी टेक चार्ज स्मॉल q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग, मतलब रिंग पे कितना चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू चार्ज इक्वली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण फील्ड जनरेट होगा, और उस फील्ड की वैल्यू हमें पी पॉइंट पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इतना क्लियर हुआ? तो चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसिडर कर लेंगे। इतना क्लियर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरे का एक साथ निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। सबसे पहले उस स्मॉल एलिमेंट का अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर बाद में इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे का निकल जाएगा। अपने को पता है स्मॉल एलिमेंट का निकालने के बाद अपन इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट अपने डीएल लिया। अब डीएल का फील्ड तो आउटवर्ड होता है, हमेशा बताया था मैंने, तो डीएल का फील्ड क्या हो जाएगा इससे, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब इस तरीके से, तो डीएल स्मॉल एलिमेंट, चार्ज भी स्मॉल डीएल, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? और हमने ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे जो एंगल है उसको ले लिया थीटा। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, इस डी के कितने कंपोनेंट्स बनेंगे, दो कंपोनेंट्स। कैसे, ये थीटा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो डी का फर्स्ट कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा। वेक्टर में अपन पढ़ चुके हैं सब, है ना? इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे डी कितने कंपोनेंट्स हो गए, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। इतना क्लियर है? तो यहाँ अपने को सेंटर से इसके एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी एज्यूम किया, इस पी पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इतना क्लियर हुआ? और डीएल का जो स्मॉल एलिमेंट है उसका डिस्टेंस पॉइंट पी से अपन क्या एज्यूम करके चलते हैं, स्मॉल ए एज्यूम करके चलते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो इन सब कंपोनेंट का यूज करके अपने को क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, अब यहां पे सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे। चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट डीएल इज, ठीक है, किस पे निकालना है, स्मॉल एलिमेंट डीएल के पर चार्ज निकालना है। तो स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो स्मॉल चार्ज को लेके चलते हैं डी क्यू। तो सबसे पहले देखिए, डी क्यू का चार्ज निकालना है, डीएल का चार्ज निकालना, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। तो ये पूरे का लेंथ कितना हो जाएगा, तो रेडियस अगर आर है तो सरकमफेरेंस कितना हो गया, 2 पाई आर, ये इसकी लेंथ हो गई। तो ये निकल गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, कितने का निकालना है, तो डीएल का तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डीएल का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? तो अपन 1 मीटर का क्या निकाल लिए, चार्ज निकाल लिए, और जितने का अपने को कैलकुलेट करना उतने मीटर का उससे क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे क्या निकल गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए, ड्यू टू स्मॉल चार्ज द फील्ड विल बी ऑल्सो स्मॉल। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P will be, at point P will be,
ड्यू टू स्मॉल चार्ज द फील्ड विल बी ऑल्सो स्मॉल, तो वी कैन राइट डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम डी एल टू पी क्या है, ए है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ पे साफ दिख रहा है डी क्यू की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, डी पे। पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 2, इतना क्लियर है। चलिए 2 पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू की वैल्यू q अपॉन 2 पाई r, और यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर भी है, और हो जाएगा डी एल। इतना क्लियर हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हमें कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। इतना क्लियर हुआ, तो हमने क्या किया, 1 की वैल्यू 2 में पुट की, तो अपने को क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले D हैज 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स, कौन कौन सा, फर्स्ट वन डी साइन थीटा, और सेकेंड वन डी कॉस थीटा। डायग्राम में देखते हैं, है ना, डी कितने कंपोनेंट है, डी साइन थीटा और दूसरा हो गया डी कॉस थीटा। इतना क्लियर है। अब देखिए जैसे डीएल है तो डीएल का भी एक अपोजिट कंपोनेंट होगा डीएल डैश। अब इस डीएल डैश का भी फील्ड होगा आउटवर्ड्स डीई। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। डी के 2 कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन डी कॉस थीटा, सेकेंड वन डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो इसका मतलब डी साइन थीटा का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, तो लिख सकते हैं इट इज कैंसल्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ अदर एलिमेंट्स। समझ में आ गया। तो ये जो है अपने अदर एलिमेंट्स के कंपोनेंट्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सिस्टेंस किसका हुआ, डी कॉस थीटा का। तो डी कॉस थीटा हाफ के लिए, फिर डी कॉस थीटा अदर हाफ के लिए। तो अपन पूरे का लेके चलते हैं, तो अपन एक डी कॉस थीटा लेके चलेंगे। तो अगर डी कॉस थीटा जो है स्मॉल एलिमेंट का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पूरे का क्या होगा, तो डी कॉस थीटा को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इतना क्लियर है। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पे, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, इक्वेशन नंबर 4। इतना क्लियर हुआ। तो ये पूरा डी कॉस जब इंटीग्रेट करेंगे किसके लिए, फॉर होल रिंग। किसके लिए करना पड़ेगा, होल रिंग के लिए करना पड़ेगा। तो क्या निकल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ डी की वैल्यू पर निकाल चुके हैं, अपने को निकालना क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू। तो फ्रॉम फिगर वेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक्स अपॉन हो जाएगा ए, एक्स अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 5। इतना समझ में आ गया। तो अपन डी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिए और कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 and 5 in 4, पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 and 5 in 4, है ना। तो चलिए देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, किसके लिए, होल रिंग के लिए, फॉर होल रिंग। अब यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई R इंटू ए स्क्वायर इंटू क्या है यहाँ पे, DL। ये किसकी वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू। कॉस थीटा आया था x अपॉन ए, x अपॉन ए। थोड़ा इसको कैलकुलेट करते हैं। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए Q अपॉन, Q के साथ x को भी लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन कर सकते हैं यहाँ पे इस कंपोनेंट को एक साथ, 2 पाई R ए स्क्वायर इंटू ए
ए क्यूब, और बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, किसके लिए, फॉर होल रिंग के लिए अपन निकाल रहे हैं ना। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए वेयर डीएल फॉर द होल रिंग क्या हो जाएगा, यहाँ डायग्राम में देखते हैं। डीएल मतलब स्मॉल एलिमेंट, और पूरा मतलब क्या है, रिंग है। रिंग का क्या है ये, लेंथ। लेंथ मतलब इसका सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस क्या होता है किसी भी रिंग का, तो अपन लिख सकते हैं 2 पाई, रेडियस क्या है आर, तो यहाँ पे डीएल की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर फॉर द होल रिंग। इतना क्लियर है। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 पाई आर ए क्यूब इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 पाई आर क्या हो गया, कैंसल हो गया। वेयर अब यहाँ पे देख सकते हैं अपन ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अपन ए निकाल सकते हैं, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी क्या, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ये किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। तो यहाँ जब ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब, तो 1/2 के प्लेस पे आ जाएगा 3/2। तो ये होता है किसी पॉइंट पी पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू रिंग। तो रिंग से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कितनी होगी इसकी वैल्यू, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। इतना क्लियर हुआ। अब हम इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर कौन सा अगला, 6, ये लेके चलते हैं, है ना। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब इसमें स्पेशल केस है, क्या है यहाँ पे स्पेशल केस है। स्पेशल केस में केस नंबर 1 है व्हेन द पॉइंट P lies at the center of the ring, सेंटर ऑफ द रिंग। अगर पॉइंट P कहाँ पे लाइज कर रहा है, सेंटर ऑफ द रिंग पे लाइज कर रहा है, मतलब ये जो P पॉइंट है अपन यहाँ पे जो लिए थे वो कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर पे। तो जब सेंटर पे लाई करेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। तो 6 से क्या हो जाएगी वैल्यू, देखिए अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 हुई तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको याद रखेंगे, स्पेशल केस है, समझ में आ गया। तो अगर पॉइंट P कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर पे लाई कर रहा है, सेंटर पे अगर प्लेस करते हैं तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। चलिए सेकेंड पॉइंट, when the point P far away from the ring, अगर पॉइंट P जो है रिंग से बहुत ज्यादा दूर पे है, तो बहुत ज्यादा दूर पे रहेगा, इसका मतलब R क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू X, दैट इज X इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R हो जाएगा। फार अवे मतलब बहुत ज्यादा दूर पे है, तो ये दूरी बढ़ती जाएगी, तो उस कंडीशन में R की वैल्यू क्या हो जाएगी, X के लिए नेग्लिजिबल हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, चलिए बताइए क्या होगा इक्वेशन नंबर 6 से, अगर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r हो जाएगा तो अपन वी कैन इग्नोर द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपॉन, अगर r की वैल्यू नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर होल क्यूब या होल पावर 3/2 है, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगी, एक्स क्यूब। इतना क्लियर है। अब जब यहाँ पे एक्स क्यूब बच गया तो अपन क्या करेंगे, एक एक्स कैंसिल कर देंगे, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सी कंडीशन है, अगर ये जो पॉइंट P है वो बहुत ज्यादा दूर पे है रिंग के, तो उस कंडीशन में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा पॉइंट किसका, रिंग का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो ये ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लंबा है, इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
लिखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर है, सबको समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे हमारा आज के वीडियो का जो थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से वो बन जाएंगे। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। रेडियस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। मतलब आर की जो वैल्यू वो कितनी दी हुई है, 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। इफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब जो चार्ज है वो पूरी तरीके से क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द यूरेनियम न्यूक्लियस। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें दिक्कत यह है कि अपने को क्यू की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यूरेनियम न्यूक्लियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन, और अगर न्यूक्लियस है तो एन के प्लेस में लिख देते हैं जेड ई, है ना, ये प्लस माइनस एन ही होता है, यहाँ पे प्लस जेड ई। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यूरेनियम है, तो यूरेनियम के लिए आपको पता है कि यूरेनियम के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यूरेनियम का होता है 92। तो ये Z इज इक्वल टू जाएगा 92 ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एटॉमिक नंबर जो है कितनी होती है, यूरेनियम की कितनी होती है, 92 होती है। तो यहाँ Z मतलब 92 ई, इतना चार्ज होगा किस पे, यूरेनियम पे। ठीक है, तो ये यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इतने कूलम का चार्ज यहाँ पे होगा। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q की वैल्यू कितनी आ गई, 92 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और यहाँ पे R स्क्वायर, तो R की वैल्यू 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 15 होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? तो इस तरीके से अपन वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.9 इंटू 10 की पावर 21 न्यूटन पर कुलम। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर एक यूरेनियम न्यूक्लियस है जिसपे इतना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगा वो कितना होगा, 2.9 इंटू 10 की पावर 21 न्यूटन पर कुलम। इसको बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, आउटवर्ड ये होगा, मतलब चारों तरफ उसके। इतना क्लियर हो गया? तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ थिन इंसुलेटेड रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल एल कैरीज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कैपिटल क्यू। एक अपन रॉड एज्यूम करते हैं, इस रॉड पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू चार्ज इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। इतना क्लियर हुआ? और जिसकी लेंथ क्या दी हुई है, एल दी हुई है हमें, और इस पे कैपिटल क्यू चार्ज इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस रॉड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। मतलब इसके कोई भी एक एंड से आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इतना क्लियर हुआ? तो इस रॉड से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी एज्यूम करना है, जिस पी पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, पूरे का एक साथ निकाल पाना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, एक स्मॉल लेंथ। तो यहाँ पे जो मैंने स्मॉल लेंथ कंसिडर किया है dx। अब इस dx का जो चार्ज होगा, तो स्मॉल लेंथ का चार्ज भी क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो यहाँ पे कितना चार्ज है, मान लो dq, कितना चार्ज है, dq। इतना क्लियर हो गया? तो इस dq चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो कितना होगा, छोटा फील्ड de। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड्स होता है, तो आउटवर्ड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे de इस तरीके से होगा। समझ में आ गया? सबसे पहले मैंने स्मॉल लेंथ लिया, स्मॉल लेंथ पे स्मॉल चार्ज लिया, और स्मॉल चार्ज के कारण जो फील्ड जनरेट हुआ वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। पॉजिटिव इसलिए क्या होगा, आउटवर्ड। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, इनवर्स होता। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले यहाँ पे अपन चार्ज पार्टिकल क्या लिखे, लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी वी नो दैट चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल हो जाएगा dq अपॉन dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से dq की जो वैल्यू आएगी वो होगी लैम्डा इंटू dx, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से अपन स्मॉल
लेंथ पे स्मॉल चार्ज कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब देखिए अगर चार्ज स्मॉल है तो फील्ड विल बी ऑल्सो स्मॉल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल लेंथ एट पॉइंट P इज, चलिए बताइए क्या होगा। तो स्मॉल लेंथ है तो स्मॉल चार्ज होगा, अब स्मॉल चार्ज का फील्ड भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, स्मॉल चार्ज dq और डिस्टेंस स्क्वायर, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस अपन एज्यूम कर लेते हैं कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का x, मतलब जो स्मॉल एलिमेंट है उसका p पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, मान लो x है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू के प्लेस पे डी क्यू और डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर अपन एज्यूम कर लिए। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, यहां से डी क्यू की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 2। अब जो 1 की वैल्यू वो 2 में पुट करते हैं, तो यहां हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, हमें किसका निकालना है, पूरे लेंथ का निकालना है, पूरे लेंथ के कारण उस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इतना क्लियर है। अब क्या करते देखिए, अब स्मॉल एलिमेंट का निकाल लिए, तो पूरे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेट फील्ड एट पॉइंट P विल बी क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE, और इंटीग्रेशन ऑफ D मतलब लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ D की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें लिमिट क्या लगेगी, तो देखिए ध्यान से, तो ये जो पहले एंड का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, और दूसरे एंड का डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस एल, तो लिमिट लग जाएगी स्मॉल r टू r प्लस एल, स्मॉल r टू r प्लस एल। इतना क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट एंड का डिस्टेंस यहाँ से r है, और पूरे का निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करेगा, तो स्टार्टिंग डिस्टेंस के लिए स्मॉल r ले लेंगे और एंडिंग डिस्टेंस के लिए क्या ले लेंगे, r प्लस एल ले लेंगे। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ r टू r प्लस एल, अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा x की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब आगे देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, हमने पढ़ा है ना x की पावर n, dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, r टू r प्लस n। इतना क्लियर है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1, x की पावर -1 दैट इज 1 अपॉन x, -2 प्लस 1 -1, लिमिट r टू r प्लस l। तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, अपर लिमिट पुट करते हैं तो -1 अपॉन r प्लस एल, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस में ये 1 अपॉन r। कितना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या पहुंचेगा, r प्लस एल, ये हमारा एलसीएम आएगा, तो r प्लस एल कितना टाइम्स आएगा, -r, सामने माइनस है, r प्लस एल टाइम्स इंटू 1 r प्लस एल, तो यहाँ पे r और r क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा एल अपॉन r इंटू r प्लस एल। इतना क्लियर हुआ, r इंटू r प्लस एल। अब यहाँ पे देखिए वेयर लैम्डा इज इक्वल टू पूरे के लिए क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज
पर यूनिट टोटल लेंथ। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन L, क्योंकि पूरे का निकालना है तो पूरे पे कितना चार्ज अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैपिटल Q। अब पूरे का लेंथ कितना लेके चल रहे हैं, L, तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल लेंथ। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा की वैल्यू Q अपॉन L इंटू L पहले से है, डिवाइडेड बाय R प्लस L। तो यहाँ से जब L और L कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इंटू R प्लस L। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। मतलब पूरे सिस्टम के कारण या पूरे रॉड के कारण इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R इंटू इन ब्रैकेट R प्लस L। इतना क्लियर हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जा चुके इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, 4 चार्जेस +5 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम +5 माइक्रोकुलम एंड -5 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ABCD ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। मतलब एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स लेके चलते हैं, A B C एंड D। इस पे चार्जेस कौन कौन से रखे हुए हैं, +5 माइक्रोकुलम, सेकंड वाला -5 माइक्रोकुलम, थर्ड वाला +5 माइक्रोकुलम एंड फोर्थ वाला -5 माइक्रोकुलम। उसके बाद स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल 1 मीटर, 1 मीटर। अब क्या करना है, इस पे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इसके सेंटर पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंटर के लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें, डायगोनल्स। डायगोनल्स इस पॉइंट्स पे कट करेंगे, वो पॉइंट कौन सा होगा, सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। इस सेंटर पॉइंट को लेते हैं O पॉइंट। इतना क्लियर हुआ? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, यहाँ सेंटर से जो डिस्टेंस होगा OA, OB, OC, OD ऑल क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो वी कैन राइट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। तो इस क्वेश्चन में इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो OA, OB, OC और OD की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज +5 माइक्रोकुलम, या बोल सकते हैं EB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू ED। मतलब इन सबके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट O पे, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सभी की डिस्टेंस क्या है, सेम है। इतना क्लियर हुआ? तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सभी का जो चार्ज है वो चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर है, वो क्या है, सेम है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो सबका चार्ज सेम है, देखिए सबका मैग्नीट्यूड चार्जेस का क्या है, सेम है। तो सबका मैग्नीट्यूड सेम है चार्जेस का, और डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू ED। अब बात यदि EA, EB, EC, ED कहाँ होंगे, तो देखो सबसे पहले हमें कहाँ पे निकालना है, सेंटर पे, टारगेट इसको करना है। तो ड्यू टू +5 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पे क्या +5 मतलब आउटवर्ड्स, तो यहाँ से कैसा होगा, आउटवर्ड्स होगा फील्ड का डायरेक्शन। तो ये हो गया EA, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O ड्यू टू A, चार्ज प्लेस्ड एट A। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब देखिए B के कारण B नेगेटिव है, नेगेटिव पे कैसा होता है, इनवर्ड्स। तो जो EB मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। इतना क्लियर हुआ? EB कैसा मिलेगा, इनवर्स डायरेक्शन में मिलेगा EB। इतना क्लियर है? अब देखिए आगे C पॉइंट पे जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव से कैसा होता है, आउटवर्ड्स। तो फिर से देखिए O की तरफ आउटवर्ड्स, तो आउटवर्ड्स मतलब ऐसा होगा। तो जो EC मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा EC। इतना क्लियर? अब देखिए D पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ से आउटवर्ड होता होगी तरफ, लेकिन नेगेटिव कैसा होगा, इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्स। मतलब ED का भी डायरेक्शन कैसा होगा, इनवर्स होगा। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया है EE, EB, EC और ED की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखो E की वैल्यू EC की इक्वल है, लेकिन अपोजिट है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। दिस इज ऑल्सो इक्वल एंड ऑपोजिट, बोथ आर कैंसल्ड। तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैंसल हो जाएंगे
तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी, क्या होगा, एट पॉइंट P विल बी 0। मतलब यहाँ पे E की वैल्यू जो हो जाएगी ई नेट, वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इतना समझ में आ गया। तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है, एक बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे आप आसानी से बता सकते हो इसकी वैल्यू 0। तो ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वहां पे पूछे जा सकते हैं कि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो सीधे सीधे आपको क्या क्या बताना पे 0 होगा। तो कैसे होगा, तो ये इसका मेथड है। अब इसमें एक चार्ज को चेंज करके अपन इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। जहां पे अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा वहां पे 0 नहीं होगा। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पिछले जैसा ही है, लेकिन उसमें वैल्यू को अपन चेंज कर दिए। उसमें क्या था, दोनों माइनस, एक प्लस माइनस प्लस माइनस था। अपन क्या किया, दोनों को प्लस ले लिए स्टार्टिंग वाले, फिर क्या ले लिए, माइनस ले लिए। तो सेम क्वेश्चन है, 4 चार्जेस +5 -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स A B C D ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, सेंटर पे फिर से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस और चार्ज चाहिए। 400 मेरे को दिया हुआ है, लेकिन OA OB और OC और OD की वैल्यू मुझे नहीं दी हुई। सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, OA OB OC और OD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालें, ध्यान से देखिए। सबसे पहले OA OB OC और OD की वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, AC और BD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो AC इज इक्वल टू BD। तो ये क्या, डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डायगोनल्स की वैल्यू मतलब ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस होता है अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। तो ये कितना आ जाएगा, √2। किसकी वैल्यू, AC और BD की वैल्यू। तो यहाँ से AC और BD की वैल्यू कितनी आ गई, √2। अब ये जो OA OB और OC और OD की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, OA OB OC इज इक्वल टू OD। इन सब की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ द डायगोनल्स, है ना भाई। तो जो ये OA है वो इस AC का हाफ होता है, OB BD का हाफ होगा, एंड OC हाफ ऑफ द AC एंड OD हाफ ऑफ द BD। तो इनका हाफ कर देते, तो AC अपॉन क्या हो जाएगा 2, या लिख सकते हैं BD अपॉन 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 अपॉन 2। तो कितनी आ गई, 1/√2 मीटर। इतना क्लियर हुआ। तो यहां से अपन सेंटर से डिस्टेंस निकाल लिए। इतना क्लियर है। चलिए अब सबसे पहले उसके बाद क्या निकालेंगे अपन, फील्ड निकालेंगे। तो EA EB EC एंड ED ये सभी के मैग्नीट्यूड्स हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द EA, मैग्नीट्यूड ऑफ द EB, मैग्नीट्यूड ऑफ द EC एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ED सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि सभी के चार्जेस सेम है और सेंटर सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 9 × 10⁹ इंटू चार्ज कितना है, कोई भी एक चार्ज है सब सेम है, 5 × 10⁻⁻6 और डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस स्क्वायर मीन्स OA स्क्वायर, या तो OB या तो OC या तो OD। तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 5 45 और √2 स्क्वायर ऊपर जाके 2 हो जाएगा। तो 45 2 90 इंटू, अब देखिए आगे 10⁻⁹ 10⁻⁻6। इतना क्लियर हुआ। तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए 10⁻⁹ 10⁻⁻6 कितना, 10⁻3 और 90 को लिख सकते हैं 9। तो एक 10 इधर चला गया, 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगी किसकी वैल्यू, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, मतलब A के कारण, B के कारण या ड्यू टू C ड्यू टू D कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 9 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया। अब हमें क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला है कि A के का ड्यू टू A निकालो या ड्यू टू B निकालो या ड्यू टू C निकालो या ड्यू टू D निकालो। हमें क्या निकालना है, पूरे के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो सबसे पहले देखिए A पॉजिटिव, पॉजिटिव से कैसा होता है, आउटवर्ड्स। तो जो EA का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड्स होगा। इतना क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब B के लिए, B कैसा है, B भी पॉजिटिव है, तो B से भी कैसा होगा, आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे EB का डायरेक्शन भी कैसा होगा, आउटवर्ड्स होगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए C क्या है, नेगेटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ से भी आउटवर्ड्स होता, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स हो जाएगा। तो ये हो गया EC, EC का डायरेक्शन कैसा होगा, इनवर्ड्स। ठीक है। अब आगे देखिए, ये कौन सा, D पे कौन सा नेगेटिव है, तो यहाँ भी अगर नेगेटिव है तो उस कंडीशन में अगर ये पॉजिटिव होता तो आउटवर्ड्स होता, तो नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स।
तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्स। तो ईडी का डायरेक्शन भी क्या आ गया, इनवर्स आ गया। तो इतना क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले वेक्टर का रूल बोलता है अगर सेम डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएंगे, अपोजिट तो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पे ई है और इसी क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं ई ए सी की वैल्यू। तो ई ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई सी, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ई ए प्लस ई सी। अब दोनों की वैल्यू क्या क्या है देखिए, 9 इंटू 10⁴ प्लस 9 इंटू 10⁴। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 18 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इतना क्लियर हुआ। चलिए सेम वैसे ही क्या, इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ईबीडी। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ईबी, मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ईबी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ईडी। हो गया क्लियर। इनकी वैल्यू भी कितनी, 9 इंटू 10⁴ प्लस 9 इंटू 10⁴। तो ये क्या हो जाएगा, 18 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इतना समझ में आ गया। तो यहां से ई ए सी और ई बी डी की वैल्यू निकल गई। अब ई सी किधर है, डायरेक्शन देखिए ओ सी, तो ये हो जाएगा अलोंग ओ सी। ओ सी इसकी वैल्यू देखिए कहाँ, ई बी डी कहाँ है, अलोंग ओ डी। तो ये हो जाएगी अलोंग ओ डी। इतना क्लियर हुआ। तो यहां से अपन क्या निकाली, ई ए सी और ई बी डी। फिर भी नेट नहीं निकला है क्योंकि अभी 4 यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, 4 को अपन 2 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, इन दोनों को मिला के एक टर्म्स आ गया, इन दोनों को मिला के एक टर्म्स आ गया। लेकिन अब पूरे का जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तो इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं। ये पॉइंट ओ यहाँ पे है ई बी, और ये वैल्यू किसकी है, ई डी की वैल्यू। यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन पे अपन, यहाँ पे ई ए और यहाँ पे क्या है, ई सी। ठीक है, अब देखिए सबका मैग्नीट्यूड सेम है तो एक एक ही लाइन पे होंगे, अपन ऐसे शो करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनको सॉल्व किया हमने, इन दोनों को और इन दोनों को, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आया, अब देखिए ये बन गया ई बी डी और ये सॉल्व होने के बाद बन गया ई ए सी। यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना भाई, 90 90 90 90 360। इतना क्लियर है। अब इन दोनों का नेट फील्ड निकालना, रिजल्टेंट याद आया वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ई, कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। समझ में आ गया। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी, या नेट इंटेंसिटी बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लेके चल रहा है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई ए सी स्क्वायर ई बी डी स्क्वायर, इसको बी डी ले लीजिए, प्लस 2 ई ए सी ई बी डी कॉस थीटा। तो थीटा मतलब एंगल बिटवीन ई ए सी एंड ई बी डी, तो इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। E इज इक्वल टू ई ए सी स्क्वायर प्लस ई बी डी स्क्वायर कितना है, 18 इंटू 10⁴ का होल स्क्वायर प्लस 18 इंटू 10⁴ का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। प्लस अब यहाँ पे cos 90 जीरो, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 18 10⁴ का होल स्क्वायर है तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो 2 इंटू 18 इंटू 10⁴ का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स हो गया हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁴ है ना, स्क्वायर के फॉर्म में, तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से। अब ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2। अब देखिए आगे ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 18 इंटू 10⁴ इंटू √2 की वैल्यू 1.414 होती है। इतना क्लियर हुआ। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 25.45, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, ये आएगा इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितना होगा, पूरे चार्जेस के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट फील्ड 25.45 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू, क्या लिख सकते हैं, पैरेलल टू, इस डायरेक्शन में आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसका डायरेक्शन कहाँ है, पैरेलल टू एडी और बीसी, एडी एंड बीसी। इतना क्लियर हुआ। तो ये पूरा कंप्लीट आंसर है विद डायरेक्शन।
समझ में आ गया। तो इस तरीके से कोई भी चार्जेस दिए हुए हैं तो उनका अपन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल के भी क्वेश्चन बनते हैं, ट्रायंगल के सेंटर पे निकालिए, तो सेम वैसे ही डायरेक्शन वाला रूल, सेंटर ले लीजिए उसका, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल। इस तरीके से अपन पूरी टॉपिक्स का न्यूमेरिकल यहाँ पे बना सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स के आपके क्वेश्चन होंगे सब आसानी से बन जाएंगे। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। इसमें एक चीज मेन याद रखना अपने को, पॉजिटिव के कारण क्या होता है, आउटवर्ड्स होता है, नेगेटिव के कारण क्या होता है, इनवर्ड्स होता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। समझ में आ गया इतना क्वेश्चन, ठीक है। अब ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किए हैं पूरा कंप्लीटली, ठीक है। अपन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये भी कैलकुलेट किए हैं, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिटेल स्टडी किए हैं, और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपन नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे, जिसके लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।